नमस्कार बच्चों। पिछले कुल एपिसोड्स में अभी जो हमने हाल ही में पढ़े हैं उसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको और उसके बारे में आपने अच्छी नॉलेज ली है। अब समय आ गया कि हम उसका एप्लीकेशन सीखें और उसकी एप्लीकेशन कहाँ सीख पाएंगे। तो आपको बता दूं ये है स्टोइकियोमेट्री, एक टॉपिक जिसमें आप उनका वास्ट एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सीख लेते हैं स्टोइकियोमेट्री है क्या चीज। तो किसी भी बैलेंस रिएक्शन को अगर हम गौर से देखें तो उसमें जो यहां लिखा होता है इसके पीछे यहां पर जैसे ये 2 लिखा है या 3 लिखा है या 1 लिखा है, तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से पता है कि इसको नाम दिया गया है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्यों कहा गया है इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, आज के एपिसोड में आप ये भी सीखने वाले हैं। तो भाई साहब बड़ी नॉर्मल सी बात है, अगर मैं एक रिएक्शन लिख दूं N2 + H2 gives out twice NH3, इस रिएक्शन को अगर मैं पढ़ना चाहूं, बोलना चाहूं तो कैसे कैसे बोल सकता हूं। एक तो तरीका यह है कि मैंने कहा 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल अमोनिया। सिंपल है, यही तो हमारी बैलेंस रिएक्शन बता रही है हमको। उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं और यही स्टोइकियोमेट्री थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो और बेटर क्लियर होगा। मैंने कहा क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 मोल नाइट्रोजन की जगह पे मैंने कहा कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। बात तो वही, क्योंकि गैस है, सारी गैसेस हैं, तो इनको भी हम कह सकते हैं कि 3 × 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, और इसको भी हम कह सकते हैं 2 × 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। इसका मतलब इसको अगर लाइन से पढ़ें तो कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 × 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 × 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है क्योंकि 1 मोल का मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो ये भी तो कह सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम हाइड्रोजन इट गिव्स 34 ग्राम अमोनिया। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके Na मॉलिक्यूल्स जब हाइड्रोजन के 3 Na मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया के 2 Na मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये तो मैंने सीधा सीधा बोला, अब थोड़ा उल्टा उल्टा बोलते हैं। ऐसे भी तो कह सकते थे कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम हाइड्रोजन टू गिव 2 × 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। ऐसे भी कह सकते हैं कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन जब 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। कुछ भी किसी के साथ कैसे भी कहा जा सकता है, सब कुछ सही है, क्योंकि 1 मोल का ही मतलब इतना है और इतने का मतलब इतना है, इतने का मतलब इतना है। यानी अगर सिंपली मैं बोलूं कि स्टोइकियोमेट्री क्या है तो एक डेफिनेशन निकल के आती, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बैलेंस्ड अमाउंट का जो रिलेशनशिप है वही स्टोइकियोमेट्री। अब इसमें मैंने कोई शब्द यूज नहीं किया, मैंने क्या यूज किया, अमाउंट। अब अमाउंट तो भाई नंबर में भी हो सकता है, मोल में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, वेट में भी हो सकता है। तो वेट का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, वॉल्यूम का नंबर के साथ रिलेशन, या मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, वॉल्यूम का वेट के साथ रिलेशन, किसी का भी कोई भी रिलेशन आपस में बैलेंस्ड अमाउंट में अगर देखा जाए तो वही कहलाता है स्टोइकियोमेट्री। और इसीलिए इनको नाम दिया गया है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जिनके हिसाब से स्टोइकियोमेट्री चलती है। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो मास का मोल के साथ रिलेशन यानी मास मोल रिलेशन, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, मास नंबर रिलेशन, या मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, मोल का मास के साथ रिलेशन, मोल का नंबर के साथ रिलेशन, या वॉल्यूम का मोल के साथ रिलेशन, वॉल्यूम का मास के साथ रिलेशन, वॉल्यूम का नंबर के साथ रिलेशन, किसी का भी किसी के साथ रिलेशनशिप देखा जाए किसी भी टर्म में, इसी को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है स्टोइकियोमेट्री। आई थिंक आप समझ गए कि स्टोइकियोमेट्री है क्या चीज। तो फिर स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस में हम किन बातों पर बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे, इन्हीं बातों पर बेस्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यानी आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें क्या क्या मिलने वाला है, किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, आपसे कहा कि हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है, तो बताइए कितने मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बन जाए। या ऐसे पूछ ले कि 34 ग्राम अमोनिया चाहिए और हमारे पास 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तो कितने मोल नाइट्रोजन से हमारा काम बन जाए। यानी कोई भी 2 देकर तीसरे का पूछ रहा है,
तो बड़े आराम से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देख के आप बता सकते हैं कि इतने के लिए इतना चाहिए, तो अगर इतना चाहिए तो फिर कितना लेना पड़ेगा, बड़े आराम से निकाल लेंगे। सब कुछ बैलेंस्ड अमाउंट से चलेगा, यानी बैलेंस्ड अमाउंट कहां दिखाई दे रहा है, रिएक्शन में। अब मान लीजिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया किसी को, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 2 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, तो कितने मोल अमोनिया बनेगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 मोल नाइट्रोजन पूरा खत्म करना हो, यानी पूरा कंज्यूम होना हो, तो उसके लिए 3 मोल नहीं 6 मोल हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कहती है कि 1 के साथ 3, तो फिर 2 के साथ 6। लेकिन क्या हमारे पास हाइड्रोजन 6 है? नहीं, हाइड्रोजन तो आपने 3 ही लिया है। इसका मतलब 3 मोल हाइड्रोजन पूरा कंप्लीटली कंज्यूम्ड होने पर भी नाइट्रोजन 1 ही मोल कंज्यूम होगा, और अगर जो बचा हुआ 1 मोल है तो वो बचा ही रहेगा, वो एक्सेस अमाउंट होगा, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पार्टनर खत्म हो गया। तो जिसके खत्म हो जाने से रिएक्शन रुक जाए, उसी का नाम हमने रख दिया लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाए वो एक्सेस रिएजेंट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, फिर भी एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने 2 मोल नाइट्रोजन लिया था और 3 मोल हाइड्रोजन, तो 3 मोल हाइड्रोजन पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया और साथ में 1 मोल नाइट्रोजन को ले गया, लेकिन 1 मोल नाइट्रोजन बच गया। अब रिएक्शन रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि बचे हुए 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन नहीं बचा है। इसका मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये पहले खत्म हो गया, और नाइट्रोजन एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि ये बच गया। कितना बच गया? 1 मोल। अब आपसे पूछा जाए अमोनिया कितना बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी रिएक्शन हुई है उसी के अनुसार अमोनिया बनेगा, क्योंकि 3 मोल हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हुआ है, 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मोल अमोनिया बनेगा। 2 से ज्यादा नहीं बन सकता, भले नाइट्रोजन बचा हुआ है, क्योंकि पार्टनर खत्म हो गया है। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी के अनुसार हम प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं। ये मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन बताया, इसी टाइप से बहुत सारे बनते हैं, कभी परसेंटेज प्योरिटी के, कभी बैलेंस अमाउंट के अनुसार कितना प्रिडिक्ट करें प्रोडक्ट कितना बनेगा, या इसका कितना बच जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिलहाल ये थी स्टोइकियोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन। क्वेश्चन किसी पर भी आ सकता है, किसी भी रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे सॉल्व करना है उसका मैं आपको एकदम सीधा तरीका, शॉर्ट तरीका दूंगा, जिससे गलती होने की संभावना 0 हो। आइए देखते हैं पहला मेथड। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की पहली सीढ़ी है मास परसेंटेज कैलकुलेशन। हम लाइन से एक एक चीजें सीखेंगे, अपने आप आपको समझ में आएगा कि आखिर ये सिखाया क्यों जा रहा है, या ये हमको सीखना क्यों हो जरूरी है। तो सबसे पहली सीढ़ी है मास परसेंटेज कैलकुलेशन। क्या होता है मास परसेंटेज? मान लीजिए किसी एक कंपाउंड दे दिया आपको, जैसे मैंने दे दिया Fe2SO4 का होल थ्राइस। इस फेरिक सल्फेट में आपसे पूछ रहा मास परसेंटेज हर एलिमेंट का बताइए क्या है, यानी आयरन का अपना मास परसेंटेज कितना है इस कंपाउंड में, सल्फर का अपना कितना है, या ऑक्सीजन का अपना कितना है, सबका अलग अलग निकालना है। तो क्या करेंगे? तो इसका तरीका क्या है, सिंपल बेसिक मेथड क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो भी है उसमें इसका मास अपना कितना है इनटू 100, यानी इसका मास टोटल कितना है ऊपर लिख देंगे, अपॉन टोटल मास कंपाउंड का क्या है उसको लिख देंगे, इनटू 100 कर देंगे, उस एलिमेंट का मास परसेंटेज निकाला है। ये बहुत सिंपल तरीका, हम क्लास 6-7 से सीखना शुरू कर देते हैं सारी चीजें। तो आपको पता होगा किसी का भी परसेंटेज किसी में निकालना है तो नीचे टोटल लिखते हैं और ऊपर उसका लिखते हैं और इनटू 100 कर देते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया, Fe2SO4 होल थ्राइस में मैंने आयरन का 56 इंटू 2, सल्फर क्योंकि यहां 3 सल्फर हैं तो 32 इंटू 3, प्लस टोटल 12 ऑक्सीजन है, बाहर 3 लिखा है अंदर 4, टोटल 12 ऑक्सीजन है। तो 12 ऑक्सीजन का मास 16 के हिसाब से टोटल हमने 16 इंटू 12 लिख लिया। जब सबको जोड़ा तो आंसर आया 400, यानी टोटल मास ऑफ कंपाउंड अगर देखें तो वो 400 है। उस 400 मास में से 56 इंटू 2 यानी 112 ग्राम खुद आयरन है, तो वो 112 ग्राम आयरन हमने ऊपर लिख दिया। एक आयरन का नहीं लिखना है, इसमें कितने हैं टोटल मास उसका लिखना है। तो टोटल मास ऑफ आयरन प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड इज 2 इंटू 56 एंड टोटल मास ऑफ कंपाउंड इज 400 इंटू 100, आंसर आ गया 28%।
सल्फर का अलग से पूछ रहा है, कोई बात नहीं। सल्फर देखिए कितना है, 3 है, 3 सल्फर मतलब 96 ग्राम। अगर 96 ग्राम सल्फर 400 ग्राम में है तो कितना परसेंट, तो 96 अपॉन 400 इंटू 100, 24%। बहुत सिंपल। अब आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो आपके पास दो तरीके हैं, इसमें कोई चौथा एलिमेंट तो है नहीं, है तो टोटल 3 ही। आयरन का निकाल चुके हो, सल्फर का निकाल चुके हो, तो अगर 100 में से 28%, 100 में से 28% का मतलब 100 में से 28 आयरन है, 24 सल्फर है, तो बाकी का जो भी बचा होगा वो तीसरा एलिमेंट यानी ऑक्सीजन होगा। तो आंसर तो ऐसे भी आ रहा है 48। लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं ऐसे नहीं, हमको ऐसे ही करना है, तो ऐसे कर लो। तो 16 इंटू 12 जो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन वो ऊपर लिख दीजिए, और अपॉन 400 इंटू 100, आंसर तब भी आ गया 48%। मेरे ख्याल से समझ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा मास परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में यानी ब्लू विट्रियोल में, CuSO4.5H2O में वाटर का मास परसेंटेज कितना है। तो ये मत सोचिए कि किसी एक एलिमेंट का ही पूछा जा सकता है, किसी एक पार्ट का भी पूछा जा सकता है, उसके अंदर और भी मॉलिक्यूल्स बन सकते हो या बने बनाए हो, उनका भी पूछा जा सकता है। जैसे इस एग्जांपल में पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या होगा। तो आपने पहले तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड देखा, कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 64 इंटू 4, ऐसे ही आप करेंगे 5 इंटू 18, सारा जोड़ जाड़ के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 249.5। ये तो हुआ टोटल मास। ऊपर किसका लिखें, केवल वाटर वाले पार्ट का जिसका उसने पूछा है, तो 18 इंटू 5, बड़े प्यार से हमने लिखा 90 अपॉन 249.5 इंटू 100, काट के आंसर आ गया 36%। ऐसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर आपसे कहे कि मास परसेंटेज ऑफ P2O5 निकालना है इन डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो पहले तो फॉर्मूला लिखना सीखिए नाम से। इसने कहा है डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, आपने लिखा डाई अमोनियम यानी NH4 का होल ट्वाइस, डाई अमोनियम हाइड्रोजन H फॉस्फेट PO4। आपने जब देखा गौर से कि डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में P2O5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फास्फोरस 2 है ही नहीं, फास्फोरस तो एक ही है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 5 नहीं हो सकता। तो पहले तो उसके उतने मोल लीजिए जिसमें कम से कम एक P2O5 बन सके। तो आपने कहा अगर इसका हम 2 ले लें तो एक P2O5 मिल जाएगा, और भी ऑक्सीजन होंगे फर्क नहीं पड़ता, हमको P2O5 वाले पार्ट का मास परसेंटेज निकालना है। तो आपने जब इसका ट्वाइस लिया तो इसके मास का भी तो ट्वाइस लेंगे, यानी इसके 2 गुने मास को ले लें, तब जाके हमको इसका परसेंटेज निकालने का मौका मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब ये 2 मोल, एक मोल में फास्फोरस एक ही है, हमको कम से कम 2 फास्फोरस चाहिए। एक मोल में ऑक्सीजन 4 ही है, हमको कम से कम 5 चाहिए। तो हमने इसका ट्वाइस कर लिया, बाकी ऑक्सीजन 8 हो गए तो कोई बात नहीं, बचे रहेंगे, हमको उसके उतने पोर्शन का निकालना जितने का उसने पूछा है। तो इसका टोटल मास हमने अलग से देख लिया, P2O5 का 31 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 5 आ गया 142, और इसका टोटल मास अलग से देख लिया। इसको नीचे लिख लिया, इसके मास को ऊपर लिख लिया, इंटू 100 कर दिया, आंसर आ गया 53.7%। कहने का मतलब मास परसेंटेज कैलकुलेशन हमने जो अभी सीखी उसमें किसी एक एलिमेंट का मास परसेंटेज या किसी एक पोर्शन का मास परसेंटेज कुछ भी पूछा जा सकता है, बड़े आराम से हम निकाल लेंगे। क्या यूज है इसका, एक तो डायरेक्ट यूज है, चलिए ठीक है मास परसेंटेज निकाल लिया, लेकिन इसको निकालने का यूज हम लोग कहीं और भी कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं इस नॉलेज को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन, जो हम सीखने वाले हैं। क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन का तरीका, तो आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार याद दिला दूं कि जब भी हमारे सामने कोई कंपाउंड आता है तो सबसे पहले हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जब हम क्वालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम इस बात का पता लगाते हैं कि उसमें क्वांटिटी कितनी है उनकी। यानी सबसे पहला स्टेप होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा स्टेप होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। जब क्वांटिटी का पता चल जाता है तो अब हम शुरुआत करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की डिटर्मिनेशन के लिए।
उसके बाद हम एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद हम स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं कि कौन सा एटम किससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। हमारे स्टडी के स्कोप से बाहर है। सो हम इन 4 बातों में डिस्कशन करने वाले हैं, जिनमें से ये 2 बातें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर आपने वो पढ़ा होगा ना, ड्यूमास मेथड, जेरडाल मेथड, इस टाइप के बहुत सारे वहां पर। तो मान लीजिए हमें क्वालिटी बता दी जाए और क्वांटिटी भी बता दी जाए और सीधे इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन करना हो तो कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं। देखिए शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए दिमाग में एक बात को रखना है कि किसी का भी फॉर्मूला जब आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा H2SO4, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, 1 मोल सल्फर और 4 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। यानी नीचे जो लिखा हुआ है ये उसके मोल्स हैं 1 मोल कंपाउंड में। यानी आपको अगर ये पता चल जाए, एलिमेंट्स का नाम पता चल जाए, तो आप आराम से फॉर्मूला बना लेंगे। तो मोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, वेट और मोलर वेट। अगर एलिमेंट का नाम पता है तो मोलर वेट तो पता ही होगा, बचा क्या, वेट। यानी सबसे पहले आपको हर एलिमेंट का मास परसेंटेज चाहिए। क्वालिटी तो आपको पता ही है कि उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। जो भी एलिमेंट्स हैं सबसे पहले उनका मास परसेंटेज चाहिए, और मास के थ्रू हम लोग कहां पहुंचेंगे, स्टेप नंबर 2 यानी मोल तक। सभी के मोल पता लग जाए तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन मोल जो भी निकले वो सिंपलेस्ट रेशियो में निकले, यानी एक स्टेप और बढ़ गया, आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब है सिंपलेस्ट रेशियो में जिस फॉर्मूले में एलिमेंट्स लिखे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर C6H12O6 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो CH2O इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज हड्डी फॉर्मूला, और हड्डी पे जब मांस चढ़ा दें, मसल्स चढ़ा दें, तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी सिंपलेस्ट रेशियो, इसमें जो भी लिखा है इसका मतलब ये है कि 6 कार्बन पे 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, तो फिर 1 कार्बन पे कितने, तो 1 के हिसाब से जो रेशियो आ रहा है वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला रेशियो, और जो एक्चुअल आता है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रेशियो। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है और ये एक्चुअल है। तो एक्चुअल वाले तक पहुंचने के लिए सिंपलेस्ट रेशियो के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, समथिंग शुड बी मल्टीप्लाइड हियर। n से मल्टीप्लाई करना है नीचे, लेफ्ट नहीं, नीचे। हम यहां पर n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। अगर यहां पर n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, तो n निकालना भी तो आना चाहिए। यानी आपने सिंपलेस्ट रेशियो से एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये n कहां से निकलेगा, n निकलेगा मोलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से। कैसे, मैंने इसका मोलर वेट बताया 180 है, 180 है, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट केवल इतने का है 30। तो ऐसी कितनी यूनिट्स आपस में जुड़ जाएं कि 180 हो जाए, ऐसी कितनी यूनिट्स आपस में जुड़ जाएं कि टोटल वेट 180 हो जाए, तो साफ जाहिर है 180 अपॉन 30 यानी 6 यूनिट्स। ऐसी 6 यूनिट्स अगर इकट्ठा हो जाएं तो 6 कार्बन हो जाएंगे, 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा C6H12O6। यानी अगर हमको पता लगाना है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल रेशियो क्या है, तो सिंपलेस्ट रेशियो में n से मल्टीप्लाई करना है, और n फैक्टर कहां से मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो n फैक्टर निकालने के लिए ऊपर हम लिखते हैं मोलर वेट और नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट। अब आप कहेंगे सर एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट कहां से आएगा, तो भाई साहब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपने निकाला ही है ना सिंपलेस्ट रेशियो से, ये तो आपने सॉल्व करके निकाला, उसका टोटल जोड़ लीजिए, वो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट दे देगा। अब बचा मोलर वेट। तो मोलर वेट निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका है 2 into वेपर डेंसिटी,
जिसका मोलर वेट निकालना, उसकी वेपर डेंसिटी दी हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मोलर वेट मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया। मतलब कैसे, आपको क्वेश्चन में हिंट दिया होगा कि जिस कंपाउंड का आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उस कंपाउंड का 11.2 लीटर का वेट x ग्राम है। तो इतना दे देने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 11.2 लीटर का x ग्राम है तो 22.4 लीटर का 2x ग्राम होगा। इसका मतलब 2x इज द मॉलिक्यूलर वेट। यानी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको वहां ऐसी दी होगी क्वेश्चन में, जिससे आप मोलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको या तो वॉल्यूम दिया होगा, आपको या तो नंबर दिया होगा, या कुछ और दे दिया होगा, जिससे आप आराम से मोल का पता लगा लेंगे और मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके आप मोलर वेट का पता लगा लेंगे। या फिर 2 इंटू वेपर डेंसिटी से कर लेंगे। दोनों रास्ते से आप मोलर वेट पे आराम से पहुंच सकते हैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आप डिटरमाइन कर ही रहे हैं, उसका वेट नीचे लिखेंगे, काटेंगे, n आ जाएगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, ये बात मैं आपको एक एग्जांपल लेके ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, जो भी आपने सीखा। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन दे दे और आपसे कहे कि x जिसका मोलर वेट 10 है, y जिसका मोलर वेट 20 है, किसी कंपाउंड में ये 50% है और ये भी 50% है, तो बताइए कि उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए एलिमेंट के नाम, वो आपको दे चुके हैं, x और y। फिर आपको इनका मास परसेंटेज चाहिए, ताकि मास को हम मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकाल लें। तो मास परसेंटेज कितना दिया है, 50। मोलर मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। x का मोलर मास है 10, यानी 50/10, और इसका 50/20। इनके नंबर ऑफ मोल्स आए 5 और इसका नंबर ऑफ मोल आया 2.5। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड का वो कुछ ऐसा होगा कि x होगा 5 और y होगा 2.5। लेकिन क्या ये सही होगा? नहीं, हमको सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए। सिंपलेस्ट रेशियो ही एम्पेरिकल फॉर्मूला है। आप कहेंगे सर हमने तो सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया है, ये एक्चुअल रेशियो है। ऐसा नहीं है। एक्चुअल रेशियो पता नहीं क्या हो। x 5 है तब y 2.5 है। अगर x 10 होता तो शायद y 5 होता। अब बताइए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ये एक्चुअल रेशियो है कि ये एक्चुअल? नहीं कह सकते। लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो तो एक ही आएगा ना, वो 10 टाइप के नहीं आएंगे। तो पहले हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? उसके लिए आप इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू निकली है उसको चुन लीजिए और उसी से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो एक वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरी उसके अनुसार चेंज हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5/2.5 यानी 2, और ये हो गई 2.5/2.5 यानी 1। तो अब आपको जो सिंपलेस्ट रेशियो मिला वो मिला x2 y1। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचना है तो इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और n से मल्टीप्लाई करने के लिए n ढूंढना पड़ेगा। n ढूंढने के लिए आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो बस यहीं पर रुक जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आगे दे देता कि जिस हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसका 11.2 लीटर इतना वेट होता है, तो हम मोलर वेट डिटरमाइन कर लेते, उससे हमें निकाल लेते। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ले लीजिए। आपसे कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें 40% कार्बन है, 6.67% हाइड्रोजन है और रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्ट कितना बचा? 53.3%। आपसे कह रहा है अगर मोलर वेट ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं उसका मोलर वेट 180 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, उसके लिए आपको मास परसेंटेज चाहिए। आपने क्या किया? एलिमेंट्स के नाम लिखे, उनका मास परसेंटेज लिख दिया, फिर हर एक के मास को उसके मोलर वेट से डिवाइड किया। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। वैल्यूज आई 3.33, 6.67, 3.33। अब आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो आपने सबसे छोटी वैल्यू चुन ली और तीनों को उससे डिवाइड कर दिया। जब हमने सबको 3.33 से डिवाइड किया तो एक आया 1, दूसरा 2, एक आया 1। यानी सिंपलेस्ट रेशियो के अनुसार C1H2O1 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आप इसका मास निकाल के रख लीजिए। कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन, 16 ऑक्सीजन का, जोड़कर 30।
यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास अगर 30 है और मॉलिक्यूलर मास 180 है, तो ऐसे कितने लोग उसके अंदर होंगे? तो 30 30 30 30 30 30 करके 6 बार करो, तब जाके आएगा 180। यानी CH2O की 6 यूनिट्स अंदर प्रेजेंट है। कैसे पता चला? मोलर वेट ऊपर लिखा 180 और इसका वेट लिखा नीचे 30, आंसर आ गया 6। यानी टोटल 6 CH2O अंदर प्रेजेंट है, यानी कि C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। बहुत सिंपल एग्जांपल है। ऐसे ही और क्वेश्चंस हम करते रहेंगे कुछ आगे भी, लेकिन उसमें एक लोचा आपको बता दूं कि कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम एक जगह पे अटक जाते हैं कि रेशियो 1:1 या 3 या इस टाइप का कुछ इंटीग्रल आया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो आराम से आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, आंसर आता है 1.1, 2.8, है ना, 1.5, ऐसा कुछ आ गया। तो क्या यही हम लोग लिख दें वैल्यू में कि x 1.5 y 2, ऐसा कुछ नहीं। जो सिंपलेस्ट रेशियो हो वो सिंपलेस्ट वाला, कभी भी डेसिमल वाला नहीं लेना है हमको। यानी ऐसा नहीं लेना है कि आधा है, 1.5 है, 2.5 है, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, इसको या तो राउंड ऑफ करिए, अगर राउंड ऑफ करने पे आपको इंटीजर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उस केस में ट्वाइस करिए, थ्राइस करिए। जैसे 2.8 को करीब करीब हम मान सकते हैं 3। आप कहेंगे सर एग्जैक्टली तो 2.8 था, तो बेटा एग्जैक्टली का कुछ मतलब नहीं होता। कई बार एरर तो कैलकुलेशन में हो चुकी होती है, या मास परसेंटेज ही हमको गलत दिया होता है, थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन एरर मान के छोड़ देते हैं। तो 2.8 को 3 मान लीजिए, 1.1 को 1 मान लीजिए, 1.5 को न इधर जा सकते हैं न उधर, तो उस केस में क्या करें, इसको ट्वाइस कर लें और 3 कर लें। अगर इसको ट्वाइस करो तो इसके साथ जो भी लिखे उन सबको ट्वाइस कर लो। इतना ध्यान रखिए तो कभी कोई गलती नहीं होगी। बाकी आप इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। अब हम लोग इसके आगे की सीढ़ी क्रॉस करने वाले हैं, चढ़ने वाले हैं। आगे की सीढ़ी है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज स्ट्रेंथ H2O2 की, ओलियम की, ये हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक थोड़ा सा इंतजार करिए।